नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चल शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको देहरादून लिए चलते हैं और देहरादून में कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। उन उद्यमियों के साथ एमओयू में यहां प्राथमिकता दी जा रही है जो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने यहां एफआरआई में भी 8 और 9 नवंबर को आयोजित होने वाले ही जो इन्वेस्टर समिट है उसकी तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में भी जाकर तैयारियों की जांच की है, उसका निरीक्षण किया, परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यहां पर जो बनाए गए मीडिया सेंटर हैं उसका भी उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उन्हें जल्द पूरा कर दिया जाएगा। सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए ये बड़ा गौरवशाली क्षण है और बड़ी समिट है। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और इससे युवाओं के लिए रोजगार से ज्यादा जो अवसर हैं वो देखे जा सकें, क्योंकि रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार का मुख्य दायित्व भी है। इसी को ध्यान में रखकर अभी सभी तरीके से जो यहाँ पर काम किए जा रहे हैं उस पर पूरी तरह गौर फरमाई जा रही है और एमओयू साइन किए जा रहे हैं। परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारा जो मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग, आपका भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक यहाँ की बात पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये सेंटर का भी आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, वो लगातार चलेगा। अन्य तैयारियाँ भी चल रही हैं, सभी तैयारियाँ कल तक पूरी हो जाएंगी। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेज़ी से चल रहा है। दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने। हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेज़ी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेज़ी से हो रहे हैं। और पहली बार राज्य स्थापना के बाद लोगों को लग रहा है कि शहर जो है एक अलग प्रकार से सज रहा है। तो होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर होमगार्ड मुख्यालय में यहां रैतिक परेड आयोजित की गई, जिसकी सलामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। और इस दौरान महिला और पुरुष यहां होमगार्ड जवानों ने भी यही करतब कर दिखाए हैं। इसी दौरान यहां सीएम धामी ने द्रुत ऐप की जगह आप देखिए किस तरह से लॉन्च उसे किया है, यानी कि द्रुत ऐप की लॉन्चिंग करते हुए होमगार्ड जवानों के लिए कई बड़ी सौगातों की घोषणाएं कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी यहां कैंटीन की सुविधा मिलेगी और इसी के साथ प्रदेश में 300 होमगार्ड की भर्ती होगी। और सीएम धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रेमनगर स्थित सरकारी भूमि में फायरिंग रेंज का निर्माण कार्य किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने होमगार्ड के जवानों को नई बाइकें देने और पहाड़ों में तैनात जवानों को अनुमन्य जो राशि है वो देने की बात कह दी है। और अनुमन्य जो राशि है वो सीएम धामी ने यहाँ पर इसकी देने की घोषणा कर दी है। तो वहीं होमगार्ड के जवानों को सौगात देने के साथ साथ होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निदेशक केवल खुराना ने सीएम का आभार जताया है। ये जो रैतिक परेड हुई है यहाँ पे इसकी होमगार्ड मुख्यालय में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे की गई और द्रुत ऐप है उसको हमने लॉन्च किया है। द्रुत ऐप पे लगभग 6000 होमगार्ड हैं पूरे राज्य में, ब्लॉक स्तर पर भर्ती हुए हैं और ब्लॉक स्तर पर उसकी तैनाती है। उन सबके घरों की हमने मैपिंग कराई है और उस मैपिंग के बाद जहाँ पे भी कोई आपदा होती है तो वो व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से तुरंत उससे संपर्क कर सकता है और तुरंत 3 होमगार्ड उसकी सहायता के लिए पहुँचे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज होमगार्ड विभाग के लिए कई घोषणाएँ की हैं, जिसमें पहली बार होमगार्ड से 12 जो सीएल है वो ग्रांट की गई है। साथ ही साथ जो प्लाटून मुख्यालय है वहाँ पर भी जो जमीन है उसको निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो बुलेट मोटरसाइकिल दस्ता है उसके लिए बिजली की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद। तो
तो प्रदेश भर में ब्लॉक और जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। इसी कड़ी में देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ का यहां जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्य, उन्होंने विधिवत शुभारंभ किया है, जिसमें जनपद व ब्लॉक स्तर से छात्र छात्राएं खेल में प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस बार खेल महाकुंभ में प्रदेश के लगभग 4 लाख से भी ऊपर बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो भी खिलाड़ी नेशनल गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसे खेल विभाग की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड नेशनल गेम्स की जो मेजबानी है वो भी कर रहा है, जिसके चलते जनपद और ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नेशनल गेम का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिला है और यह सुनहरा अवसर हमको अपने 2023 के 9 नवंबर के दिन यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन ही गोवा में प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय ओलंपिक संघ एक परंपरा है कि वह ध्वज जो है जो आयोजक स्टेट होता है उसको हैंडओवर होता है, तो उस परंपरा का मैं हिस्सा बनी और आज उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज वह मेरे द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को वह आईओए का ध्वज जो है वह हस्तांतरित किया गया और वह हस्तांतरित ध्वज जो है आज राष्ट्रीय खेल सचिवालय में रखा जाएगा। निश्चित रूप से एक उस पूरी परंपरा को पूरे नियमों के साथ पालन किया गया है और आज से ही इस बात के जो ये दूसरा चरण हुआ है ध्वज का, आज से ही मैं समझती हूँ कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो गूंज है वो हर घर तक गूंजेगी, हर खिलाड़ी तक पहुँचेगी। आज अवस्थापनाओं का विकास हो, खिलाड़ियों को लेकर उनके प्रशिक्षण की बात हो, उनको सुविधा देने की बात हो, उसके लिए और बढ़ चढ़ कर जो है ऊर्जा के साथ काम किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हमारा उत्तराखंड, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, केवल मेजबानी में नंबर 1 ना बने अपितु जो है मेडल में भी हम लोग नंबर 1 बने। उस तरह से उत्तराखंड जो है खेल भूमि के रूप में तब विकसित होगा, तो हम उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे और आज से उसका आगाज हो गया है। उत्तराखंड यहां प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा देहरादून के ही IRDT ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहां अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा स्वाति भदौरिया ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज हैं इसमें छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य और गान प्रस्तुत किए गए और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इस अवसर पर निदेशक तकनीकी शिक्षा RP गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं का प्रतिभाग काफी तरीके से है और प्रतिभा निकाल कर बाहर रखने के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है। हमारे छात्र छात्राएं तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका चौमुखी विकास होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की एक धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राओं में प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। हम तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में वो नया आयाम स्थापित करें और उसी कड़ी में हम लोग ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हम लोगों ने 4 जोन में 18 पॉलिटेक्निक में बांटा और जो विजयी हुआ है हर जोन में एक छात्र है, वो जो है जो प्रथम छात्र हैं और छात्र छात्राएँ वहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इससे एक नई सीख मिलेगी, उनको अपना हुनर और अपनी प्रतिभा का जो है दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में कई युवा नशे की गिरफ्त में हैं। शहर और देहात में युवा और बच्चे टायर में पंक्चर लगाने वाला सॉल्यूशन और साथ ही आपको ये बताते चलें कि क्विक फिक्स व फ्लूट जैसी वस्तुओं को नशे के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इन वस्तुओं को पॉलीथीन में डालकर उसे सूंघकर नशा करते हुए ये युवा
और बच्चे अक्सर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी किताबों की दुकानों और अन्य दुकानों पर ये चीजें धड़ल्ले से बिक रही हैं। इस मामले को लेकर एसपी देहात स्वप्न किशोर का कहना है कि इस मामले में दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है और इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। अगर कोई भी बुक सेलर इस तरह की सामग्री बेचता हुआ नजर आए तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे स्टेशनरी विक्रेता बंधु हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे बालक जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं उनको इस तरह की सामग्री ना बेचें। ये नैतिक रूप से और गलत है और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ने और उसके साथ विश्वासघात करने जैसा है। इसलिए सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं और ऐसे बच्चों को जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं उनको इस तरह की सामग्री उपलब्ध ना कराएं। सर, खासतौर पर दुकानदारों पर क्या इस तरह की कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरीके का जो वो है कि करके बच्चों को बेचते हैं? देखिए, ये एक सामाजिक समस्या है और इस समस्या का निराकरण हम सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन से ही संभव है। तो ऐसे में चाहे वो बच्चों की भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने की बात हो, उसे भी बढ़ावा देना उचित नहीं है, उसे हतोत्साहित करना आवश्यक है। नहीं तो लोग एक तरह से एक पैसिव इनकम का सोर्स इसको बना के जीवन भर उसी में संलिप्त रहते हैं और कभी उससे मुख नहीं मोड़ते, ना कोई अन्य सकारात्मक रूप से जीविकोपार्जन करने का माध्यम ढूंढते हैं। तो एक तो भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित करना आवश्यक है। दूसरी तरफ जो बच्चे किसी भी तरह से कुसंगति का शिकार होकर या इस व्यसन में पड़ गए हैं उनको भी ऐसी चीज़ें मुहैया ना कराने देने की स्थिति बना के हम उन्हें मुख्य धारा में लाने की स्थिति बना सकते हैं। तो सबसे ये अपील है, अनुरोध है, अपेक्षा है कि वे इस दृष्टि से सतर्क रहें और अगर कोई ऐसी बात प्रकाश में आती है तो निश्चित रूप से नज़दीकी थाने चौकी को या हम लोगों को सूचना दें। कुछ चीज़ें प्रकाश में आई हैं, इस संबंध में संबंधित जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो इस संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाएं। विकासनगर में बाजार पुलिस के द्वारा यहां पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान बाजार पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाके लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, चालान काटे गए। वाले विकासनगर क्षेत्र के ही ग्राम यहां मार्टनडेल के नाली की साफ सफाई को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल को पहचान के लिए यहां पर ले जाया गया है। घायल की पहचान अंकित के रूप में की गई। घायल ने बाजार चौकी पहुंचकर अपने पड़ोसी के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग कर दी। मैं सुबह अपनी नाली साफ कर रहा था। हमारे जो पड़ोसी हैं रेखा, उनका बरसात से पहले से रेत पड़ा था उसमें हमारी नाली के अंदर, और उनको बहुत बार मना करने के बाद भी उन्होंने अपना रेत नहीं उठाया और मैं उसको आराम से साफ़ कर रहा था। उनके लड़के ने सुबह मेरी मम्मी से बदतमीजी करी, गालियाँ दिया उनको। मैंने मना किया कि आप ऐसी क्यों गाली दे रहे हो भाई। तो मेरा भाई भी मेरे साथ था, तो सर वो अंदर से कमरे में से लोहे की रॉड लेके आया। उसने कुछ नहीं करा सर, उसने सीधा गाली दी हमको और सीधा इनके ऊपर वार किया। किसने वार करा इन पे? जो उनका लड़का है, रेखा का बड़ा लड़का है। क्या नाम है? नानू है उसका नाम। अच्छा, क्या धमकियाँ दे रहा है इनको? सर वो बोल रहा है कि 10 दिन के अंदर मैं गोली से मार दूँगा। अच्छा, फिर आपने चौकी में रिपोर्ट दी है? हाँ जी सर, हमने दे दिया। सर जैसा कि भाई ने बताया कि नाली पर रेत पड़ा हुआ था, उसके लिए बोल रहे थे 4 महीने से, लगभग 4 या 5 महीने से, तो वो साफ़ नहीं कर रहे थे। तो ये भाई मेरा साफ़ कर रहा था, तो इतने में उनका लड़का जो है गाली देने लगा दूसरी माँ बहन की। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है नानू। अच्छा, तो किससे वार करा आप पे? मैं भी आया तो इतनी देर में वो लोहे की रोड लेके आया और एकदम अचानक से मार दी थी। क्या धमकियाँ देगा आपको? आदमी कह रहा है कि 10 दिन में गोली से मार दूँगा। फिर आपने चौकी में कंप्लेंट कराई है? जी बिल्कुल। क्या आश्वासन दिया आपको चौकी ने? पुलिस चौकी में हमने बताया कि भाई ये ऐसी बात है, ये लड़का जो है बदतमीजी कर रहा था और इसकी जो है कंप्लेन जो है ना, पूरे गांव के लोग परेशान हैं इससे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक यहां वर्ष 2018 में भी प्रदेश की जनता को
रोजगार उपलब्ध करवाने के नाम पर इसी तरह का इन्वेस्टर्स मीट जो है वो देखा गया था, करवाया गया था और उसने जनता को कितना लाभ दिया वो सबके सामने है। तो फिलहाल उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पर शहर में सड़कों पर रेहड़ी ठेला लगाने वालों को, रोजी रोटी कमाने वालों को यहां पर आप देखिए भगा दिया गया है। महारा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्य को पूरा नहीं करवाया और सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को करा रही है ताकि इससे चुनावी लाभ मिल सके। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगा दिया। जनवरी 2020 में ये इन्वेस्टमेंट मीट हुई, उसके बाद के आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2019 में 4,370 रोजगार सृजित हुए। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 1710, जनवरी 2021 से 2021 दिसंबर तक 3,450 और जनवरी 22 से नवंबर 2022 तक 2161। तो ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मीट 2018 में हुई थी उसमें जो हम लोगों को जो आश्वासन दिया गया था या जो सपने दिखाए गए थे कि 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, उसकी ये असली हकीकत है जो हुआ है। तो अभी जो ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर प्रचार प्रसार हो रहा है वो बड़ा आश्चर्य में डालने वाला है कि आपने 2018 में इसी तरीके की बात की, आज आप फिर कर रहे हैं। मुझे तो साफ साफ लगता है कि अपनी नाकामियों को तमाम किस्म की, चाहे जोशीमठ की घटना हो, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी की घटना हो, SSC भर्ती घोटाला हो, पटवारी पेपर लीक हो, अग्निवीर योजना हो, अंकिता हो, इन सब से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। ये लिपस्टिक पाउडर लगा के जो है अपनी कुरूपता को छिपाने का एक बड़ा प्रयास मैं कहूँगा सरकार का। और उसकी एक बानगी इस एक हफ्ते में आपने देखी होगी। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस ओर को कि आप उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, आप आमंत्रित करने के लोगों को बात कर रहे हैं। जो लघु उद्योग है, बिल्कुल कुटीर उद्योग में जिनको कहूँगा, पानी के बतासे बनाने का काम, छोटे छोटे मिट्टी से दिए बनाने का काम, घड़े बनाने का काम, छोले कुलचा बेचने का काम, ये भी तो उद्योग है। आप अपने परिवारों को इससे चलाने में एक हफ्ते से पूरे देहरादून की सड़कों से ठेले वाले, दिए बेचने वाले, घड़े बेचने वाले, गमले बेचने वाले, मोमो बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले, सबके सबको हटा दिया गया, भगा दिया गया। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट मीट का क्या लाभ जिसमें गरीबों के पेट में पहले ही लात मारी जा रही हो। तो ये एक कुरूप चेहरा मैं कहना चाहूंगा। जिस तरीके से इन्होंने G20 में किया, सड़कों के किनारे की दीवारों में पेंटिंग, चित्रकारी कर दी गई, लेकिन उस G20 का मुझे समझ में नहीं आया लाभ क्या हुआ। आप अपने 5 सांसदों को गोद दिए गए गांव को नहीं दिखा पाए। एक नए गांव को आपने लीप पोत के नया बनाकर उसमें G20 की टीम को लेके उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट मीट दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस तो ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने के समय पर हम जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो अपेक्षाएं धरातल उतरी हैं और सारी जनता का स्वागत करें। कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। उधम सिंह नगर में जसपुर में ही तहसीलदार जसपुर शुभांगनी की अगुवाई में यहां BLO और सुपरवाइजर्स की एक बैठक हुई है और बैठक में आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान BLO और सुपरवाइजर को यहां मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर जोर दिया गया। तहसीलदार जसपुर शुभांगनी ने बताया कि यहां मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तेजी से अपडेट नहीं हो पा रही है, उसमें जो समस्या आ रही है उनको लेकर सुनने के लिए और उसके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य चल रहा है, तो उसी संबंध में हमने जो विधानसभा जसपुर है उसके समस्त BLO सुपरवाइजर्स को बुलाया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सूची है वो बहुत तेजी से अपडेट नहीं हो पा रही है। तो उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुनने के लिए और कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके अपनी मतदाता सूची अपडेट कर सकते हैं,
उस संबंध में ही एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी बीएलओ और सुपरवाइजर उपस्थित थे और उन सभी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो भी मतदाता आज भी छूटे हुए हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका वोटिंग आईडी नहीं बना हुआ है, तुरंत उसको बनवा लें। वहाँ के एक पूर्व प्रधान द्वारा हमें अवगत करवाया गया है कि वहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको वोटर आईडीज़ नहीं बने हुए हैं और बीएलओ के द्वारा अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी संबंध में कल मेरे द्वारा जो वहाँ पर बूथ है वहाँ पर एक टीम भेजी जा रही है, जो जहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं जिनके वोटर आईडीज़ नहीं बने हैं उन सबके वोटर आईडीज़ कल वहाँ पर बनवाए जाएंगे। उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हमारी है वो अमल में लाई जाएगी। कुमाऊं की लाइफलाइन और सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाले यहां गौला और नंदोर नदी में खनन को निजी हाथों में दिए जाने की खबर और उसके बाद खनन कारोबारियों में अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। गौला खनन संघर्ष समिति और वाहन स्वामियों यानी कि यहां आप देखिए एसडीएम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी ये लोग करते नजर आए, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौला नदी को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसका वे कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही फिटनेस के नाम पर भी वाहन जो यहाँ पर स्वामी हैं उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने की बात कह दी है। ये ज्ञापन भेजते हुए तत्काल मांगे पूरी करने की बात कह दी गई। गौला खनन संघर्ष समिति इसको लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ गौला और नंदोर नदी में लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। निजीकरण में दी जा रही है और सरकार का कहना है कि जो है लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से हम गौला को निजीकरण में दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि किस साल ऐसा सरकार हमको बता दे, कौन सा साल ऐसा है कि हमने पूरा माल नहीं उठाया। अरे आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य प्राप्ति आप शांतिपुरी में ठेकेदार बैठाइए, आप जो है बाजपुर में जो चोरी हो रही है उसको रोकिए। गौला नंबर 1 की है, इसको ऐसी रहने दीजिए जैसे चल रही है। हमारी ये मांग है जी। फिटनेस को लेकर हमारा जो है इनने निजीकरण जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है फिटनेस दे दिया है और जो है प्राइवेट वाला लूट रहा है। वहाँ पर 5500 रुपये उसकी एंट्री फीस है, उसके बाद वो 3000 रुपये शीशे का लेता है और जो है हल्की सी लाइट पीली होगी उसके अलग पैसे हैं, प्रेशर हॉर्न के अलग पैसे हैं। तो गाड़ी वाले के पास इतने पैसे, गौला मात्र 100 दिन चलती है और जो है सब लोग लूटने में लगे और वो अलग से जो है गाड़ी का फिटनेस क्या करेंगे। हम जो है हम कह रहे हैं परिवहन विभाग जैसा फिटनेस कर रहा था, मात्र जो गाड़ियाँ सीजनल चलती है, चाहे वो नंदौर की गाड़ी हो, गौला की गाड़ी हो या गन्ने में जो गाड़ियाँ चलती हैं 3 महीने का जो गन्ने का ढुलान का काम होता है, जो सीजनल गाड़ी है उन गाड़ियों का जो है जैसे पहले फिटनेस होता था वैसी होना चाहिए। गौला में जो सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदार को गौला दी जा रही है, सारे वाहन स्वामी, सारी संघर्ष समितियां इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हैं क्योंकि इससे 2 लाख लोगों का परिवार चलता है और अगर इस प्रकार की अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो हम लोग न गौला चलने देंगे और सारे अपने वाहनों को ला करके हम सड़कों पर खड़े कर देंगे। और नंबर 2 जो सरकार द्वारा एक जो यहाँ ऐसा माहौल बना दिया गया, लूट खसोट का माहौल बना दिया गया है, फिटनेस भी प्राइवेट को दे दी गई है, ये बहुत ही गलत कार्य है और इसका भी हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।